हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि 2 चैप्टर हम आपको फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते, ना ही हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 से लेके जो आपकी बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो तमाम चैप्टर आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इस वीडियो में जो आपकी बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन नहीं देखा हो तो वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पर अपलोडेड है। तो उसमें मैंने मात्र एक वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर मात्र 1 घंटे में आपको मैंने ये पूरा चैप्टर समझा दिया है। सो पहले आप जाके वो वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो देख लीजिएगा एंड देन आप अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मेरे साथ साथ में सॉल्व करिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हो चुका है, बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। सो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही सिंपल से, थोड़े से एमसीक्यू में ही भले ही हो, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे जो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। अब यहाँ पे कौन से स्कॉलर ने ज्योग्राफी की टर्म को कॉइन किया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कॉइन द टर्म ज्योग्राफी? हेरोडोटस, गैलीलियो, एर्थाथोसिस एंड एरिस्टोटल। ठीक है, तो इन चारों में से किसने ज्योग्राफी को टर्म कॉइन किया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये वन शॉट रिवीजन में मेरी जो पहली लाइन थी, जो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो पहली लाइन थी, उसी में मैंने बताया था कि ज्योग्राफी का टर्म किसने कॉइन किया है। ठीक, क्लियर है। अगले सवाल के टूवर्ड्स बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following feature can be termed as physical feature? इनमें से कौन से फीचर को हम फिजिकल फीचर कह सकते हैं? सवाल की तरफ देखिए, सारे आंसर्स पढ़िए और गेस कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, मन में आंसर सोचिए कि कौन से फीचर्स को हम लोग फिजिकल फीचर कह सकते हैं। पहला है पोर्ट, दूसरा है प्लेन, तीसरा है रोड, चौथा है वाटर पार्क। कौन सा होगा? पोर्ट, प्लेन, रोड, वाटर पार्क। प्लेन हो सकता है, बिल्कुल प्लेन होगा। प्लेन, माउंटेन्स, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें फिजिकल फीचर में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता। मेक द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेक द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे हमें देखना है, दोनों पेयर्स को हमें करेक्टली मार्क करना है और फिर उसके क्या करना है, फिर हमें सारे ऑप्शंस देखना है। ठीक है, तो अगर किसी को सब कुछ नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू में जैसे कुछ नहीं बन रहा है, जरूरी तो नहीं है आपको इस संसार में, सृष्टि पे जितनी भी चीजें वो सारी चीजें आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसा नहीं होते ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, सो एक बार मैं पढ़ता हूं। ठीक है, मेटेरियोलॉजी, मेटेरियोलॉजी का क्या हो सकता है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और सोशल ज्योग्राफी। ठीक, चलो ठीक है, मैंने एक मिनट के लिए सोचा है कि पहला वाला ऑप्शन नहीं बना। इसमें जो मुझे सबसे आसान लग रहा है वो सोशियोलॉजी लग रहा है। सोशियोलॉजी का क्या हो सकता है? सोशल ज्योग्राफी हो सकता है। सोशियोलॉजी से सोशल, ठीक है, लिंक कर लिया। तो मैंने ये वाला मैच द कॉलम तो पहले कर लिया कि 3 में जहां डी होगा, 3 में जहां डी होगा वो आंसर सही हो सकता है। यहां 3 में डी है क्या? नहीं, तो ये वाला आंसर को मैंने क्या किया, ये वाले आंसर को मैंने एलिमिनेट कर दिया। यहां 3 के अंदर डी है क्या? नहीं, यहां बी है, तो इस वाले आंसर को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। 2 आंसर तो देखो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। इस वाले में 3 में डी है क्या? नहीं, इसमें सी है। इस वाले में 3 डी है क्या? बिल्कुल, तो यही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम एक ऑप्शन से नहीं कर सकते ना, हम थोड़ा सा दूसरा भी मिला लेते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर अब मैं जाऊं, सोशियोलॉजी का मैंने मार्क कर दिया, सोशल ज्योग्राफी पहला। अब मुझे थोड़ा सा डेमोग्राफी का मुझे ध्यान आ रहा है कि डेमोग्राफी को मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी से कर सकता हूं। ठीक है, तो डेमोग्राफी हम किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन ज्योग्राफी को। तो 2 में ए, इस ऑप्शन में 2 में ए है क्या? बिल्कुल 2 में ए है। 3 में डी है, बिल्कुल हमारा जवाब एकदम सही चल रहा है।
मेट्रोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। आपने नहीं देखा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि बरसात होगी नहीं होगी, आपने न्यूज में सुना होगा। तो बरसात क्या है? क्लाइमेट के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट का क्या हो गया? फर्स्ट का सी हो गया। इसमें फर्स्ट में सी है क्या? बिल्कुल है भैया, फर्स्ट में सी भी है। और जो पेडोलॉजी है वो सॉइल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू एक बार में नहीं बनेंगे तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एलिमिनेशन मेथड से आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following question is related to cause effect relationship? What, why, where, when? अब यहाँ पे cause effective relationship को ध्यान करो। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? इसको आपको यहाँ पे ध्यान करना है। मैंने आपको बताया था geography deals with 3 types of question: what, why, ठीक है। व्हाट, वाई, वेयर। ज्योग्राफी 3 तरीके के सवाल से डील करता है, तो उसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में वाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वाई, ऐसा क्यों, ये इसमें डील करता है, ठीक है। समझ में आया? और मैं जब आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन डील्स विद 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तब मैंने आपको बताया था वो तीनों क्वेश्चंस आपको ध्यान भी रखने हैं। वो तीनों क्वेश्चन क्यों ध्यान रखने हैं? क्योंकि जब भी आपको ज्योग्राफी के ऊपर चैप्टर 1 से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? वो 3 क्वेश्चन लिखेंगे कि ज्योग्राफी इन 3 क्वेश्चन से डील करता है, ठीक है। समझ में आया? और व्हाट मतलब क्या है, वेयर मतलब कहां कहां लोकेटेड है, एंड वाई, ये जो वाई वाला क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी को क्या बनाता है? ये ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाता है, एक साइंटिफिक स्टडी बनाता है, एक साइंटिफिक स्टडी बनाता है। व्हाट मतलब ये क्या है? ये पहाड़ है, ये प्लेन है। वेयर मतलब ये कहां कहां पे लोकेटेड है। वाई मतलब ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये पहाड़ कैसे बन गए, ये प्लेन कैसे बने। तो वाई डील्स विद कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये वाई वाला क्वेश्चन ही ज्योग्राफी को क्या बनाता है? ये वाई वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक स्टडी बनाता है। क्लियर? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। Which one of the following disciplines attempts a temporal synthesis? कौन सा डिसिप्लिन को हम टेम्पोरल सिंथेसिस बोलेंगे? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब अगर आपने एनसीईआरटी बुक और मेरा वन शॉट रिवीजन दोनों बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको तुरंत बन जाएगा। क्या इसका सही जवाब होगा? इसका होगा हिस्ट्री। टेम्पोरल मतलब हम ओवर द टाइम पढ़ते हैं कि 2000 मतलब 1995 में ये हुआ, 2000 में ये हुआ, 2010 में ये हुआ, 2020 में ये हुआ। तो टेम्पोरल मतलब हम ओवर द टाइम पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है ना कि पिछले सन में ये हुआ था, 1995 में ये हुआ, 1945 में ये हुआ। तो टेम्पोरल रिलेशनशिप डील्स विद द टेम्पोरल रिलेशनशिप डील विद द हिस्ट्री। और अगर स्पेटियल सिंथेसिस आएगा, स्पेटियल सिंथेसिस आ जाएगा, स्पेटियल सिंथेसिस आ जाएगा, सो इट विल डील विद ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी से डील करेगा। स्पेटियल सिंथेसिस मतलब हम ओवर द स्पेस देख रहे हैं कि अमेरिका में ऐसे पहाड़ है, इंडिया में ऐसे हैं, अफ्रीका में ऐसे हैं। तो स्पेटियल मतलब ओवर द स्पेस, और टेम्पोरल मतलब ओवर द टाइम। तो ओवर द टाइम हिस्ट्री में डील करते हैं, ओवर द स्पेस हम लोग ज्योग्राफी में डील करते हैं। तो स्पेटियल सिंथेसिस आए तो मार्क द ज्योग्राफी, एंड टेम्पोरल सिंथेसिस आए तो यू हैव टू मार्क द हिस्ट्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? सारी चीजें सेंस कर रही है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आंसर दे फॉलोइंग क्वेश्चन पे आ गए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि आप लोग बहुत आंख बंद करके लिख दोगे, आप बोलोगे कि सर ये भी क्या सवाल है, ठीक है। What important cultural features do you observe while going to school? Are they similar or dissimilar? Should they be included in the study of geography or not? If yes, why? आप जब अपनी स्कूल में जाते हो तो आप कौन कौन से कल्चरल फीचर्स देखते हो, मतलब कौन कौन सी चीजें देखते हो आप रास्ते में? आप अपने स्कूल के टूवर्ड्स जाते होंगे तो आप लोग क्या देखते होंगे? अपने पार्क देख लिया होगा, ठीक है। आप अपने स्कूल के वहां जा रहे होंगे तो आपने क्या देखा होगा? आपने यहाँ पे बिल्डिंग्स देखी होगी। आप अपने स्कूल जा रहे हो तो रास्ते में आपने क्या देखा होगा? मंदिर देखा होगा, तो मैंने टेंपल लिख दिया, ठीक है। बिल्डिंग्स देखी। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपने और क्या देखा? आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा, रास्ते में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा। तो ये सारी चीजें एक जैसे या अलग अलग हैं? ये जितनी भी चीजें, पार्क, बिल्डिंग, टेंपल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें एक जैसे अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई डिसिमिलर, ये हो गया
डिसिमिलर, ये सारी चीजें हो गई डिसिमिलर। अब इनको ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारी चीजें किसने बनाई? ह्यूमंस ने बनाई। पार्क ह्यूमंस ने बनाया, बिल्डिंग ह्यूमन ने बनाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेम्पल देख रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें किसने बनाई? ये सारी चीजें ह्यूमंस ने बनाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ये बताया था ना मैंने वन शॉट में, ह्यूमंस एंड रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। और इसको हमें ज्योग्राफी में इसलिए इंक्लूड करना है क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, जहां पे ह्यूमन और नेचर का हम लोग इंटरफेरेंस देखते हैं, और जो कि आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें ज्योग्राफी में इंक्लूड करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड करना है, और यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर पढ़ते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? सारी चीजें क्लियर हो गई? एक बार रीड कर लें, एक बार आंसर देख लें। When we go to school, we observe cultural features like temple, pond, shops, theater, housing complex, etc. All these features are dissimilar. ये सारे features अलग अलग है। थिएटर अलग दिख रहा है, शॉप्स अलग दिख रही है, मंदिर अलग तरीके से दिख रहा है। This should be included in the study of geography because these features are human-made features and play an important role in understanding human geography. इनको geography में इसलिए include करने का जरूरी है क्योंकि ये सारे जो features है humans ने बनाए हैं, और ये सारे feature human geography में एक बहुत important role play करते हैं। Clear हुई? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Next question. You have seen a tennis ball, cricket ball, an orange and a pumpkin. Which one of these resembles the shape of Earth? Why you have chosen this particular item to describe the shape of Earth? अब ये अर्थ के शेप के बारे में हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल आप अर्थ के शेप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तो भी हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने एक टेनिस बॉल देखी है, एक क्रिकेट बॉल देखी है। टेनिस बॉल कैसी होगी? टेनिस बॉल एकदम छोटी सी और गोल होगी, ठीक है, एकदम सर्कल। क्रिकेट बॉल भी कैसी होगी? क्रिकेट बॉल भी छोटी सी होगी और एकदम गोल होगी, एकदम सर्कल। तीसरा क्या बताया? तीसरा है ऑरेंज। अब ऑरेंज थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होगा, और ऑरेंज में आपने ऊपर से देखा है, जो ऑरेंज का जो ऊपर से वो होता है, क्या ऊपर से ऑरेंज एकदम गोल रहता है? नहीं ना, ऊपर से ऑरेंज थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रह जाता है। ये मैं ऑरेंज बनाऊं तो यहां से भी ऑरेंज थोड़ा सा फ्लैट रहता है, और यहां से भी ऑरेंज थोड़ा सा फ्लैट रहता है ना। यहां से भी ऑरेंज थोड़ा सा फ्लैट रहता है, और यहां से भी ऑरेंज थोड़ा सा फ्लैट रहता है। ये हो गया ऑरेंज। एकदम परफेक्ट तो नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट देखते हैं। और पंपकिन क्या होता है? पंपकिन थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको, पंपकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे बड़ा देखने को हमें मिलेगा। ये हो गया पंपकिन। पंपकिन भी ऊपर से थोड़ा सा हमें फ्लैट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपको लग रहा है कि अर्थ का शेप बेस्ट होगा? यहाँ पे जो अर्थ का शेप बेस्ट होगा हम ऑरेंज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑरेंज विल बी द मोस्ट सुटेबल टू डिस्क्राइब द अर्थ शेप। ऑरेंज क्यों सुटेबल होगा? ऑरेंज इसलिए होगा कि हमारी अर्थ एकदम गोल नहीं है। जो आप अब तक पढ़ रहे हो ना कि अर्थ एकदम गोल है, अर्थ एकदम गोल नहीं है। अर्थ ऊपर पोल्स की तरफ से थोड़ी सी फ्लैट है, यहां से भी थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ पे कंप्लीट सर्कल नहीं ऊपर जगह, ठीक है। और जो पंपकिन है, पंपकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पंपकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम अर्थ के शेप के उससे देखें तो पंपकिन हमने इसलिए नहीं लिया। और ये जो है टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल, ये एकदम सर्कल में है और अर्थ एकदम सर्कल में नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ऑरेंज का जो शेप है ना, अर्थ का शेप कुछ वैसा ही है। ऊपर से ये थोड़ा सा फ्लैट है, ऊपर से एकदम राउंड नहीं है। और ऐसा राउंड क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑरेंज है, ऑरेंज विल बी द बेस्ट सुटेबल for this. The shape of earth could be best resembled with an orange, ठीक है, because earth has bulge on its equator and flatten at the poles. अर्थ यहाँ पे इक्वेटर पे थोड़ा सा उसका बल्ज है, थोड़ा सा फूली हुई है, और जो पोल्स है वहां पे थोड़ा सा फ्लैटन है, ठीक है, सर्कल नहीं है, वहां पे फ्लैट है थोड़ा सा, ठीक, flattened on the pole. Tennis ball and cricket ball are almost circle. Pumpkin is comparatively longer as compared to the shape of earth. That's why I choose an orange to describe the shape of earth. ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिट होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में दे दिया है, so we will do it. Do you celebrate वन महोत्सव in your school? Why do we
plant so many trees? How do the trees maintain ecological balance? क्या आप अपनी स्कूल में वन महोत्सव बनाते हो? आधे बच्चे बोलेंगे नहीं बनाते, लेकिन तो भी हमने लिख दिया हाँ भैया हम बनाते हैं, यस वी सेलिब्रेट। ठीक है, वाई डू वी प्लांट सो मेनी ट्रीज? हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ क्यों उगाते हैं? ताकि जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखे, ये तमाम तरीके की अच्छी अच्छी बातें। हाउ डू ट्रीज मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? तो आप बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, ट्रीज की इंपॉर्टेंस आपको बताना है, वो आप लोग लिख दोगे। यस, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त वी सेलिब्रेट वन महोत्सव इन अवर स्कूल. We plant many trees on this occasion because tree provides us food, fodder, fuel, shelter, oxygen, and uncountable life-giving things. These trees maintain ecological balance by giving life support system to animals and human beings. They provide oxygen and absorb carbon dioxide inhaled by living being. ठीक है, तो यहाँ पे जो trees हैं वो क्या कर रहे हैं? trees एक तरीके से सारा इकोलॉजिकल बैलेंस वगैरह मेंटेन करके रख रहे हैं। ट्रीज हमें फूड, वाटर, शेल्टर सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीजें आप ट्री की इंपॉर्टेंस पे तो लिख लोगे ना, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ट्रीज की इंपॉर्टेंस पे तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव सीन एलिफेंट, डियर, अर्थवॉर्म, ट्रीज एंड ग्रासेस। वेयर डू दे लिव और ग्रो? व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस स्पेयर? कैन यू डिस्क्राइब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्पेयर? बायोस्फीयर में देखने को मिलता है ना सारी चीजें, कहां हमें देखने को मिलती है? सारी चीजें हमें बायोस्फीयर में देखने को मिलती है। कौन से स्पेयर में रह रहे हैं? यहाँ पे पूछा गया कौन से स्पेयर में रह रहे हैं, तो आपको जंगल नहीं, आपको बायोस्फीयर लिखना है। टेक्निकल नेम लिखना है, यहाँ पे जंगल मत लिख देना। ठीक है, आप क्या लिखोगे? बायोस्फीयर, नहीं तो पता चले इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट नहीं, कौन सा स्पेयर? बायोस्फीयर। ठीक, और बायोस्फीयर के कुछ इंपॉर्टेंट हमें फीचर्स भी बताना है। तो पूरा आंसर व्यवस्थित तरीके से लिखते हुए नीचे आ जाना। एलिफेंट, डियर, अर्थवॉर्म, ट्रीज एंड ग्रासेस लिव और ग्रोन इन फॉरेस्ट विच इज नोन एज बायोस्फीयर. Some important feature of this biosphere are: it is full of animal and plant species. It is a combination of lithosphere, hydrosphere, atmosphere where life is possible. Plant, animal are the biotic elements while soil, water, air are abiotic element of biosphere. अब आप बोलोगे सर ये भी तो हमने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन में नहीं पढ़ा, हमने एक बस ब्रीफ पढ़ा था, लिथोस्फेयर क्या, हाइड्रोस्फेयर क्या, एटमॉस्फेयर क्या, हमने एक ब्रीफ पढ़ा था, इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन आप जैसे जैसे हम लोग कमिंग चैप्टर्स में जाएंगे आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती नजर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस? कितना समय लगता है आपको आपके घर से स्कूल जाने में? हैड द स्कूल बीन लोकेटेड अक्रॉस द रोड, हैड द स्कूल बीन लोकेटेड अक्रॉस द रोड फ्रॉम योर हाउस, हाउ मच टाइम विल यू हैव टेकन टू रीच द स्कूल? अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर के पास में होता, एकदम रोड से लगा हुआ होता तो तुम्हें कितना समय लगता? पहले सवाल का जवाब दे देते हैं, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस? अपने घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है वो आपका वेरी करेगा ना। कोई बोलेगा सर 5 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, तो मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स ले लिया कि मैक्सिमम 30 मिनट्स लग रहे हैं मुझे स्कूल जाने में। ठीक है, अगर आपका स्कूल आपके घर के पास में होता, रोड से लगा हुआ होता, तो आपको कितना समय लगता? तो फिर आपको 5 मिनट लगता। ठीक है, ठीक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर डिस्टेंस फ्रॉम योर रेसिडेंट and the school or the time taken in commuting? Can you convert time into space and space vice versa? ठीक है, क्या हम टाइम को स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की करो। ठीक है, द टाइम कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेस एंड वाइस वर्सा एज इट इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ जर्नी। एग्जांपल, डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, इट टेक्स 20 minutes to reach. It can also be said that school is 20 meter away if one travel by bicycle. ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइम को क्या कर दिया? हमने टाइम को स्पेस से कर दिया कि हमारा स्कूल 5 किलोमीटर है, हमारा स्कूल 5 किलोमीटर है। ये स्पेस कि मैं इस जगह से हूं और वो जगह, हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया स्पेस। मेरा स्कूल 5 किलोमीटर है और स्कूल पहुंचने में लेकिन मुझे क्या लग रहा है? 20 मिनट लग रहे हैं। तो मैंने क्या किया? स्पेस को टाइम में कन्वर्ट कर दिया। किया कि नहीं किया? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे स्कूल जाने में 20 मिनट लग रहे हैं अगर मैं साइकिल से जाऊं तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे आप पूछते हो, आप लोग बोलते हो कि नानी के यहाँ जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो, नानी का घर कितना दूर है? तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 3 घंटे लगते हैं, या आप ऐसा भी बोलोगे 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या हुआ? आप यहाँ पे डिस्टेंस को अपने टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो ना। कोई भी आपसे पूछेगा बुआ के यहाँ जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। कितना दूर है बुआ के यहाँ? तो एक बच्चा बोलेगा कि
60 किलोमीटर है, दूसरा बच्चा बोल देगा 1 घंटा लगा। तो यहाँ पे क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम को स्पेस में? बिल्कुल कर सकते हैं हम, डिस्टेंस और टाइम को या टाइम या स्पेस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पहला वाला तो आप आराम से लिख लोगे कि मेरे स्कूल जाने में मुझे 30 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर पास में रहेगा तो मुझे 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये तमाम तरीके की अच्छी अच्छी बातें तो आप ऑलरेडी लिख लोगे। मेन ये था कि क्या आप टाइम और इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो, टाइम को स्पेस में, स्पेस को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, you observe every day in your surrounding that there is a variation in natural as well as cultural phenomena. All the trees are not of same variety, all the birds and animals you see are different, all these elements are found on earth. Can you now argue that geography is a study of areal differentiation? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है और ये काम का क्वेश्चन है। अब तक एमसीक्यू के बाद में यही क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो कि काम का है। ठीक है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी काम का है। यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया है कि आप डेली ऑब्जर्व करते हो कि अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के जानवर हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के जानवर और अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ज्योग्राफी एक स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन है? हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन है, जहां पे हम देखते हैं कि ओवर द स्पेस क्या वेरिएशन आ रहे हैं। ओवर द स्पेस मतलब क्या कि इस एरिया में ऐसे पेड़ उगे और ऐसे जानवर रह रहे हैं, उस एरिया में वैसे पेड़ उगे वैसे जानवर रह रहे हैं। ऐसे क्यों? यहाँ का क्लाइमेट कुछ और है, वहां का क्लाइमेट कुछ और है, ऐसा क्यों? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एरियल डिफरेंशिएशन है। एरियल डिफरेंशिएशन को मैं कैसे बताऊंगा? ओवर द स्पेस। अगर हम देखें कि इस जगह में ऐसा है, उस जगह में ऐसा है, ये सारी चीजें हम एरियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। इस एरिया में ऐसा है, उस एरिया में ऐसा है, इस एरिया में ये है, उस एरिया, इन दोनों एरिया में क्या डिफरेंस है, हम वो बात करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ज्योग्राफी सिर्फ एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी नहीं है। एक पॉइंट तो आप लिखोगे कि सही है, ज्योग्राफी एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी है, लेकिन सिर्फ एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी नहीं है। ज्योग्राफी और भी बहुत सारे फिनोमेनास को हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं, जैसे उसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं पानी कैसे गिर रहा है, तमाम तरीके की चीजें हम लोग उसमें देखते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी इज एन स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, बट स्टिल देयर आर मेनी अदर थिंग दैट वी स्टडी इन ज्योग्राफी, लाइक और कौन कौन सी चीजें आप पढ़ोगे? ह्यूमन ज्योग्राफी, वो तमाम तरीके की चीजें आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दोगे। तो यहाँ पे आप बढ़िया से आंसर लिख दोगे। एरियल डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही मस्त सा, आप एक खूबसूरत सा आंसर लिख दोगे। ठीक है, सो ये वाली चीज आपको हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, You have already studied geography, history, civics, economics as a part of social studies. बिल्कुल, हमने geography, history, civics, economics part of social studies पढ़ा है। कहाँ तक पढ़ा है? क्लास 10 तक हमने बिल्कुल ये सारी चीजें पढ़ी है। Attempt and integration of these discipline highlight their interference. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है? अगर हम इन सारे डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें उसके बारे में बताना है और हमें उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है। ठीक है, कि इन सारे डिसिप्लिन का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसका बताना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के साथ में हम हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन जमाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के साथ में हम सिविक्स का कॉम्बिनेशन जमाते हैं, ज्योग्राफी के साथ में हम इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन जमाएंगे। यही 3 पूछिए ना क्वेश्चन में, और यही 3 चीज पूछिए, बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन जमाते हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी का हिस्ट्री से कैसे कॉम्बिनेशन जमाएंगे, इसको कुछ आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया। अब इंडिया में जितने भी कॉन्क्वेस्ट हुए, जितने भी लोग आए, या तो वो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए जहाँ पे हिमालयन रेंज नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह है, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह है, तो यहाँ से कभी कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज ने क्या किया? हिमालयाज ने इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे प्लेन एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, यहाँ से कॉन्क्वेस्ट हुए। दूसरा, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का कॉन्क्वेस्ट ओशनिक रूट से यहाँ से हुआ, उनका ओशनिक रूट से वो आए। ठीक है, तो वो समुद्र के रास्ते से यहाँ पे आए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कहाँ से कौन सा राजा आया, इंडिया पे किसने रूल किया, हम हिस्ट्री का देख रहे हैं। लेकिन उसमें ज्योग्राफिकल एंगल है कि यहाँ पहाड़ नहीं थे इसलिए आए, यहाँ पे ओशंस थे इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। क्लियर है? तो ये तमाम तरीके से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आएगा। अब इसमें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और कैसे आएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओवर द ईयर्स कैसे चीजें डेवलप हुई,
ठीक है, पहले ये पहाड़ ऐसा था, अब ये पहाड़ की हाइट क्यों बढ़ते जा रही है, आज से 10 साल बाद कैसा था, हम देख रहे हैं कि रेंज हिमालयस की हाइट बढ़ गई, तो क्यों बढ़ गई, 10 साल पहले तो कुछ और थी, क्यों बढ़ी, तो हम यहाँ पे क्या करें, ओवर द टाइम पढ़ रहे हैं। ओवर द टाइम हम कहाँ पढ़ते हैं, ओवर द टाइम हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, किसका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाली चीज क्लियर हुई। दूसरे उसमें पढ़ते हैं ज्योग्राफी और सिविक्स। अब सिविक्स में क्या होता है, सिविक्स में हम लोग बात करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो इंडिया में कैसे लोग रह रहे हैं, इंडिया में कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन तमाम तरीके की बात करते हैं। सिविक्स में पढ़ते हैं कि इंडिया एक अपने आप में देश है, ये इंडिया की बाउंड्री है। ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं कि ये इंडिया की बाउंड्री है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, ये चाइना की बाउंड्री है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये लोग एक सरकार को वोट करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मेल कितने, फीमेल कितने, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, मान लो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, हम पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट देते हैं ना, हम पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं कि हमारे एरिया से वो नेता जीतेगा, हम इनके एरिया से वो नेता जीतेगा। तो देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे बांटते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर के अनुसार, कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, यहाँ पे इतने लोग हैं तो तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई। तो यहाँ पे इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो सिविक्स है, सिविक्स कह लो, पॉलिटिकल साइंस कह लो, पॉलिटिकल साइंस कह लो या सिविक्स कह लो, यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन इनमें हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। क्लियर हुआ। तो पॉलिटिकल को भी हम बिना ज्योग्राफी के नहीं पढ़ सकते, और उसको भी हम बिना, और ज्योग्राफी को भी हम बिना पॉलिटिकल साइंस के नहीं पढ़ सकते। वहीं अगर हम इकोनॉमी में बात करें, तो इकोनॉमी में फिर मैप बना दो भैया। इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रेड हो रहा है यूएसए के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ट्स बना, तो पोर्ट यहीं पे क्यों बना, पोर्ट यहाँ पे क्यों नहीं बना, कुछ तो ऐसा फीचर होगा। और ये ओशन है, मैप देखो बिगड़ गया, ठीक है। यहां से ट्रेड हो रहा है, तो यहां से ही ट्रेड क्यों हो रहा है, यहीं पे पोर्ट क्यों बना, यहां पे क्यों नहीं बना, ठीक। ये ओशंस में और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। अच्छा, ओशंस में भी क्या वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ओशंस में आइलैंड कैसे बन गए हैं, ये आइलैंड देश बन गए, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये ट्रेड वाली चीजें, इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होती है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो इंडस्ट्री यहीं पे क्यों लोकेट हुई है। तो ये तमाम चीजें हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये तमाम चीजें, और ये चीजें हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक तरीके से देखा कि यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी सारी चीजें इंटरलिंक हमें देखने को मिल रही है। ये वाली चीजें भी आपको यहाँ पे इंटरलिंक देखने को मिल रही है। तो एक बार, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या है कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ में मेल खा के बना है। ज्योग्राफी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल ज्योग्राफी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम दूसरे सब्जेक्ट्स के तालमेल से हम उसको पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, वहां पे सभी डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, ईच सोशल स्टडी सब्जेक्ट हैज एन इंटरफेरेंस विद वन अनदर। ऑल द सोशल साइंस लाइक geography, history, civics, economic study different aspect of social reality। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन में करके देखो तो बहुत मजा आता है, ठीक। नाउ सबसे पहले ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन एक एक बार मैं रीड कर लेता हूं, ठीक है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव बीन मॉडिफाइड द कॉज ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड। History of geographical thought as an mother branch of geography is inducted in universally in its curriculum। ठीक है, हिस्ट्री में हमें ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितने भी कॉन्क्वेस्ट वगैरह हुए, और सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही नहीं, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी, जितने भी वर्ल्ड वार वगैरह हुए, उन तमाम चीजों में क्या है, उन तमाम चीजों में हिस्ट्री का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो। देन ज्योग्राफी एंड सिविक्स, political science is a study of territory, people and sovereignty। On the other hand, political geography studies the state in the form of spatial unit along with people and political behavior। ठीक है, तो यहाँ पे
पॉलिटिकल साइंस एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी सरकार है, पीपल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी देखता है यहाँ पे ऐसी सरकार है, वहां पे ऐसी सरकार है, यहाँ पे इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ इस तरीके से बनी है। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टडी बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ द इकोनॉमी लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ईच ऑफ दिस हैज क्लोज लिंक टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ऐसे ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी लिंक है। सो हम इन डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन। अब सिस्टर डिसिप्लिन में क्या आ गया, हिस्ट्री आ सकता है, आपका पॉलिटिकल साइंस आ सकता है, आपका इकोनॉमिक्स आ सकता है, आपका सोशियोलॉजी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इन 3 चीजों के बारे में पूछा तो हमने इन तीनों चीजों के बारे में बताया। बाकी आप बाकी सारे सब्जेक्ट को भी ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं। क्लियर है, आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वन शॉट रिवीजन जाके देखेंगे, जिसमें कि मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं थे, वो कमिंग चैप्टर से थे, लेकिन कोई नहीं, हम उनको समझेंगे। क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, एमसीक्यू और आखिरी के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप लोग समझ लीजिएगा। वन शॉट रिवीजन वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ सीबीएसई K-12 इंग्लिश, सीबीएसई यहाँ पे सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, तमाम तरीके की चीजें, स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, तमाम तरीके की चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगी। फिलहाल मैं गया सीबीएसई K-12 इंग्लिश, यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन अप हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गया क्लास 11 का, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैं गया क्लास 11 में मैंने जैसे ही टच किया, यहाँ पे क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज मुझे नजर आए। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे क्लास 11 का ज्योग्राफी नजर आएगा। यहाँ पे सपोज करो मैंने वॉच नाउ पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इन पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे क्लास 11 ज्योग्राफी के वीडियोस नजर आएंगे। ये जो वीडियोस होंगे, ये वीडियोस आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज भी वीडियोस मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तमाम तरीके की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको वेबसाइट से नहीं पढ़ना और अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से, और वहां से भी नहीं करना हो तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप से भी आप इन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स पर करवाई जाती है, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, तमाम तरीके की चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वन शॉट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।